वाह क्या बात है। सारे हिंदुस्तान को नमस्कार करता है आपका दोस्त तारक मेहता, ये कहने के लिए कि भाई हंसने के लिए तैयार हो जाइए, खुश होने के लिए तैयार हो जाइए। आपके घर में कविता की सरिता बहने वाली है और आप कहने वाले हैं मेरे साथ वाह क्या बात है। मेरे कपड़ों को देख के आपको लग रहा होगा जैसे मैं ससुराल जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी किसी भी जगह जाने की कल्पना नहीं कर सकता जहां जाने की कल्पना मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाए। वैसे ससुराल तभी बनता है आदमी का जब एक पत्नी आती है। अब पत्नी जरूरी नहीं है कि खूबसूरत हो, और जब पत्नी खूबसूरत नहीं होती तब एक प्रसिद्ध हास्य कवि हैं श्री मधुप पांडे, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि बदसूरत पत्नी बोली पति से, कितनी बार कहा मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला क्यों कष्ट करूं मैं, एक बार तो उसको अपनी शक्ल दिखा दे, वो बेचारा निपट कवारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पे लटका जावेगा। अब अगर किसी की पत्नी साहब ऐसी हो तो रिश्तेदार कैसे होंगे भाई। हम उन रिश्तेदारों की बात नहीं करते, लेकिन मेरी एक ऐसी रिश्तेदार है जो मैं चाहूं ना चाहूं उसे हमेशा मेरे साथ होना। आइए मैं मिलवाता हूं उससे। आपकी अंजलि तारक मेहता आपका स्वागत करती हूँ। आपकी मतलब आपकी अंजलि तारक मेहता आपका स्वागत करती हूँ। That's better। मैं सुन रही थी कब से कि आप ससुराल के बारे में बात कर रहे थे। जी वैसे ही आज कपड़ों को देख के ससुराल याद आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जेल जाते वक्त लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ससुराल जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जेल और ससुराल में कोई फर्क होता है क्या। न जेल आदमी अपनी इच्छा से जाता है, न ससुराल आदमी अपनी इच्छा से जाता है। और दोनों ही जगह की कुछ खास समानताएं होती है। जैसे कि जेल में भी वही खाना पड़ता है जो मिलता है, ससुराल में भी वही खाना पड़ता है जो मिलता है। जेल में एक जेलर होता है, ससुराल में एक ससुर होता है। जेल में जाने की तिथि नियत होती है, बाहर आने की कोई गारंटी नहीं। ससुराल से भी वापस निकलने की कोई गारंटी नहीं होती। जेल में भी साले होते हैं, ससुराल में भी साले होते हैं। ये काफी समानताएं हैं, लेकिन ससुराल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे साथी कुछ ऐसे हैं जिनसे मिलके न सिर्फ आपको अच्छा लगेगा बल्कि आप प्रसन्न होंगे। और ये कुछ सुनाएंगे ऐसा कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे, लेकिन हंसते हंसते भी, खिलखिलाते हुए भी, कह के लगाते हुए भी और ठहाके लगाते हुए भी आप कहेंगे यही वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ हमारे तीन साथी बैठे और तीनों ही अरे मधुप जी, आप मधुप जी माफ करना, मुझे नहीं मालूम था आप आने वाले। मैंने अभी अभी आपकी कविता सुनाई। आप वो तो नहीं सुनाने वाले ना। नहीं। हमारे साथ श्री मधुप पांडे हैं जो नागपुर से आए हैं और लगभग 45 सालों से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे कविता कर रहे हैं। भाई क्या बात है मधुप पांडे जी। मधुप पांडे जी के बाद टुक टुक बैठे हुए हैं हर जी। आप एक बार ऐसे कीजिए। वाह वाह क्या बात है। ये क्या करवाया। पिछली बार मेरी पत्नी ने कहा था एक बार उनको बोलना ऐसे करके मैं उनकी अंगूठी का डिजाइन देख लूंगा। तुम्हारी ये सरलता जो है इस पे मैं मुग्ध हो जाता हूँ। अरे सरलता से तो याद आया, इनका तो नाम ही सरल है। फारूक सरल साहब, जो उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है लखीमपुर खीरी, नाम सुना है तुमने कभी। अभी सुना। अरे वाह क्या बात है। अध्यापक हैं अभी या रिटायर हो गए सरल साहब। बस रिटायर होने ही वाला हूँ। मतलब खुद हो रहे हैं या सरकार कर रही है। खुद कौन होना चाहता है। बताइए कि किसे सबसे पहले बुलाया जाए। ये अंकल जो कब से चुपचाप बैठे हैं ना, उनको। अंकल क्या लाइनें कह दूं। जी बिल्कुल कहिए, आपको अंकल कहा है तो बनता है आपका कहना। कि बुढ़ापे में जाए कहाँ इश्क के मारे, बुढ़ापे में जाए कहाँ इश्क के मारे, डाई से एक एक बाल रंग डाला, दाढ़ी को रंगने से मुंह भी हुआ काला, और फिर भी निगोड़ी ये शैतान की खाला, मुझे अंकल ही अंकल कह के पुकारे, बुढ़ापे में जाए कहाँ इश्क के मारे। फारूक सरल साहब, मैं जानता हूं कि आपको अभी कुछ देर आराम की जरूरत है। ये अंकल से थोड़ा बाहर निकल आइए। हम चाहते हैं बुलाना उसे जो कुछ दिनों में अंकल बनने ही वाला है, हरजीत सिंह टुक टुक। आइए।
मैं एक स्वामी जी के पास गया। अच्छा। मैंने उनसे कहा मेरी एक इच्छा है कि मैं बहुत साल जीऊं। तो वो बोले बेटा शादी कर ले। तो मैंने कहा शादी करने से मैं बहुत साल जीऊंगा? बोले नहीं, ये ज्यादा जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने स्वामी जी को बोला आप स्त्रियों के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? करेक्ट। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। एक स्त्री होती है माँ, जो एक रोते हुए बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है, वाह वाह। और एक होती है उसकी पत्नी, जो इस चीज का ध्यान रखती है कि ये सारी जिंदगी रोता ही रहे। तो उसके बाद मैंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि शादी करने से पत्नी के साथ एक परिवार मिलता है, जिसको ससुराल कहते हैं। जी। तो मैं आपको एक एक करके कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। पहले कैरेक्टर है मेरे ससुर जी। बताइए। मेरे ससुर जी बहुत एहतियात बरतते हैं, सारे काम फूल प्रूफ करते हैं। जब उन्होंने मुझे अपना दामाद बनाया तो सबसे पहले मेरा बीमा कराया। अच्छा। लोगों ने कहा बीमा करा रहे हो, क्या कोई नया रिवाज चला रहे हो? वो बोले नहीं, जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद बीमे का पैसा तो मिलेगा। ससुराल में एक और चीज होती है बड़ी खास, जिसका नाम होता है सास। सास। सो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास क्यों एक्स्ट्रा प्यार दिखाती है। अच्छा। मैंने कहा सासू माँ, आप क्यों मुझ पे इतना प्यार लुटाती हैं? क्यों बार बार मुझे मेरा सोना बुलाती हैं? वो बोली तू मेरा सोना है, मलाई का दोना है, बेटा तू मेरी बेटी का नया खिलौना है। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है वहां पे जी। पत्नी का छोटा भाई। भाई मतलब तभाई। हाइट में तो आधा है, उम्र 6 साल से कुछ ज्यादा है। मेरे को बोला क्या करते हो? मैंने कहा कवि हूं। बोले लगते तो नहीं। वो बोला ये बताओ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, महंगाई। हाँ। उसने वो बात हंसी में उड़ाई। हमने कहा तुम्हें कविता पसंद है? बोला सुनाऊं? जी। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी। हमने कहा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कहता कविता किसकी है? मैंने कहा तेरी है। कहता है तो मेरे हिसाब से सुनो। हाँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राम दीन के बच्चे 4, आने वाला है 5वां भाई, और तुम कह रहे हो बढ़ रही है महंगाई। क्या बात है। हमने कहा बहुत अच्छे। कहता तो दूसरी सुनो। बोला हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। अच्छा। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, देख रहा था गोरे गोरे गाल। वोट डालने गया ना भाई, फिर पूछता है देश की ये हालत किसने बनाई? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने कहा यार सेटायर ज्यादा हो रहा है, कुछ पारिवारिक सुनाओ। सेटायर ज्यादा हो रहा है। तो कहता अच्छा सुनो, जैक एंड जिल का फट गया दिल, आंखों से निकला वाटर, साथ साथ बैठ के सब टीवी देखते, नहीं बिगड़ती डॉटर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और महत्वपूर्ण अंग होता है ससुराल का पत्नी, जिसके होने की वजह से ससुराल होता है। बिल्कुल सही। तो मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ। सारे कर्म उसके कहे अनुसार करता हूँ। हाँ। दुनिया इसे अच्छा नहीं मानती है, परंतु क्या करूं मित्रों, मेरी पत्नी जूडो कराटे जानती है। सो जब मेरी इस पत्नी ने मुझसे ये कहा कि लड़के का अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराना है, मैंने कहा अंग्रेजी स्कूल में क्यों? वो बोली मुझे लड़के को कवि नहीं बनाना है। तो मुझे लड़के को लेके अंग्रेजी स्कूल जाना पड़ा। वहां जाकर लाइन में मैं हो गया खड़ा। 4 घंटे बाद मेरा नंबर आया। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे अंदर बुलाया। बोली एक तालाब में 10 मछलियां थीं, 4 मर के पानी के साथ बह गईं, तालाब में कितनी मछलियां रह गईं? अच्छा। मैंने कहा इस क्वेश्चन में बाकी सारी बातें सही थी, मगर आप तालाब पे क्या करने गई थी? वो बोली ये क्या बचपना है? मैंने कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, एडमिशन मुझे नहीं मेरे लड़के को लेना है। वो बोली अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, बाहर काउंटर पे 50,000 रुपया जमा करा दीजिए। मैंने कहा 50,000 रुपया? 50,000 रुपया तो कभी मेरी इंजीनियरिंग की फीस नहीं आई है।
वो बोली मिस्टर ये इंजीनियरिंग नहीं प्राइमरी की पढ़ाई है। क्या बात है। मुझे अपनी पत्नी का ध्यान आया, मैंने लड़के का उस स्कूल में एडमिशन कराया हाँ। और उसे पढ़ाने लिखाने का हुआ ये परिणाम है। आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की लिस्ट में उसका भी नाम है। भला हो परिवार नियोजन वालों का जिनके कारण एक ही लाल है, जिसे पढ़ाने में ये तुक तुक हो गया कंगाल है। जहाँ कमर टूट जाती है एक बच्चे को पढ़ाने में, सदियां लगेंगी उस देश को साक्षर बनाने में। भाई वाह वाह वाह, क्या बहुत बात अच्छा, है। भाई बहुत बढ़िया। क्या बात है। भाई तुक तुक बहुत बढ़िया। आपने ससुराल से निकल के जो आप सीधे स्कूल में घुसे और वहां से भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे जो आप व्यंग लेके आए वो कमाल का था। तुक तुक आपकी बातों में सिर्फ तुक नहीं है, अर्थ भी है। और आपका ये कहना बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो बहुत मुफीद कह रहे हैं, बहुत सच्चा कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। आपके लिए वाह वाह, क्या बात है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में भी जो आदमी अपनी हंसी और व्यंग की जो पकड़ है वो मजबूत रखता है, बच्चों को पढ़ाता भी है, कविताएं भी पढ़ता है और पूरी जनता को हंसाने का बीड़ा जिसने उठा रखा है उनका नाम फारूक सरल है। तो फारूक सरल साहब, अब तो अंकल का सदमा उतर गया ना, अब आइए जरा सुनाइए। तुक तुक जी ने बताया कि ससुराल तभी जाया जा सकता है जब एक अदद पत्नी हो। पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। समाचार पत्र में विज्ञापन दिए जाते हैं, टीवी पर विज्ञापन दिए जाते हैं। जी, मैं भी अपने एक योग्य पुत्र के लिए वैवाहिक विज्ञापन दे रहा हूँ। उसमें पुत्र की योग्यताएं और जी। विवाह की शर्तें कि मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है नीयत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। क्या बात है। योग्यता कि थर्ड डिवीजन इंटर से लेकर एमए तक पास है। अच्छा। अफसर बाबू या चपरासी पद की उसे तलाश है और पुलिस रजिस्टर 8 में उसका सबसे ऊपर नाम है। अच्छा। गिराकटी रहजनी डकैती कर लेता हर काम है। कर लेता है डिस्को भी, खत लिखे वो जिसको भी, होनहार ऐसा जमाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विशेष योग्यता कि शुद्ध स्वदेशी खद्दर के वो पहने वस्त्र फकीरी है। अच्छा। दारू की भट्टी पर चलती उसकी दादागिरी है। और भूतपूर्व कॉलेज का नेता पूरे शहर में धाक है, इसी से अपने खानदान की सबसे ऊंची नाक है। तो हो दामाद बनाना तो फौरन ही आ जाना, ऐसा जिसे बौड़म हर जाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विवाह की शर्तें जी, कि हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, 5 लाख की रकम नकद जो लाए अपने साथ में, और फ्रिज टीवी लूं कार साथ में, नहीं जरा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है। लड़की मत दिखलाए और फोटो मत भिजवाए, बस मुझको तो नोटों से सगाई चाहिए, क्या बात है। बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। सबसे अंत में लिखा होता है पता कि शहर अनोखा, बात पता कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा सीधे कोतवाली आना। 10 रुपया मुंशी को देना, हम तक वो पहुंचा देगा, 2 रुपया लेकर के जेलर फौरन तुम्हें मिला देगा। बस इतनी मजबूरी है लेकिन जरूरी है, पहले सगाई के रिहाई चाहिए, रिहाई चाहिए। बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। इतनी जगह जगह विज्ञापन दे रहे हैं, जरा तनिक इधर भी देखिए, क्या ख्याल क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है पत्नियों पर ही व्यंग किए जाते हैं। इस समय हम लोगों की हालत ऐसी नहीं है कि इन पर व्यंग किया जाए जी, बल्कि ये सारी बातें इनकी माननी चाहिए इस महिलाओं समय। की। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। मैं इनका पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा, इनका पक्ष रखे कि मुझको बलम जो सताओगे, मुझको बलम जो सताओगे, तो जेल में ही तसला बजाओगे।
तो जैसा कहे करो तुम वैसा रंग ढंग बदलो सैया। अच्छा। मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया। और झाड़ू पोछा करो सवेरे उठ के चाय बनाओ। और पहले बर्तन साफ करो फिर कभी सम्मेलन जाओ। नहीं मानोगे कहा तो पछताओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। ये सावधानी बहुत जरूरी, बाहर निकल। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली, मुंबई, पूना, पटना, चेन्नई या गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलमुही से भी तुमने की जो ताका झांकी, कहीं राह में जो नए ना लड़ाओगे तो जेल में ही तसला बजाओगे। इस समय हम पुरुषों के पक्ष में कोई है नहीं, बहुत सावधानी बरतनी है। न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने। अच्छा। नारी, अबला, उत्पीड़ित, असहाय, दलित जग माने। और मानेगा ये कौन कि हमने डांटा है फटकारा, और किससे जाकर कहोगे तुमको पत्नी ने है मारा, कहीं ढूंढे गवाही न पाओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। मुझको भला मुझो सताओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। फारूक साहब, आपके लिए दिल से वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह फारूक साहब, आपके गीत का क्या असर हुआ कन्या पे कि फारूक अंकल से सीधे फारूक साहब हो गए। भाई वाह वाह वाह, इसे कहते हैं तात्कालिक असर गीत का। नहीं, पर गलत बात है। गलत बात है सरदार जी। शादी करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, ये सोच की बात है जी। एक बार एक कौवे ने जाके शेरनी को प्रपोज कर दिया। कौवे ने शेरनी को प्रपोज किया। कर सकते, क्या दिक्कत है जी। शेरनी बोली कौवे को, तू अपनी शक्ल देख, अपना रंग देख, अपना साइज देख। कौवा बोला ये सब साइड में रख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं? देखो, एक चूहा तेजी से दौड़ा चला जा रहा था तो बंदर ने पूछा कहां जा रहे हो, क्यों इतना घबरा रहे हो? तो चूहे ने कहा बताऊं, बहुत बड़ा चक्कर है, शेर की बीवी घर से भाग गई है, शक अपने ऊपर है। मधुप जी निश्चित तौर पे एक ऐसे कवि है जिनकी ताकत उनके श्रोता रहे हैं, और मुझे याद है वो जमाना जब डंका बोला करता था मधुप पांडे। हिंदी कवि सम्मेलन महाराष्ट्र में मतलब मधुप पांडे। आज भी उनकी वही चमक बाकी है, वही दमक बाकी है, आवाज में वही खनक बाकी है, और आपके लिए हमारे पास वही तालियां बाकी है। मधुप पांडे जी आइए। एक व्यंग देखिए, बहुत छोटा सा। एक दिन क्लास में चला गया और क्लास में जाकर ऐसी सहज मन से बात छेड़नी थी तो पूछ लिया कि क्लास में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। बड़ा सन्नाटा रहा, सा बड़ी देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ। एक किनारे फिर एक लड़का खड़ा हुआ छेड़ने के लिए। मैंने कहा कि तुम ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। बोले नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं खड़ा। एक नेता ने अपने 2 चमचों से कहा कि बाजार में जाओ और 3 उल्लू पकड़ कर ले आओ। अच्छा। कुछ दिन इन्हीं से राजनीति का काम चलाओ। चमचे बोले श्रीमान, इस काम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक आप, 2 हम, इस तरह कुल 3 तो है। और बहुत छोटा सा व्यंग पकड़िएगा जी। एक शब्द को पकड़ लीजिएगा, बहुत दिन गुना, बहुत दिन गुना। और बाद में हमने उनको चुना यह सोचकर कि वे समाज सेवा में अपना जीवन अर्पण करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु हाय, चुनकर आते ही उन्होंने अपने आप को राजनीति से जोड़ लिया। अरे मार्गदर्शन तो दूर रहा, मार्ग में दर्शन देना भी छोड़ दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। छोटा सा व्यंग और देख लीजिए कि हमें हर्ष है, हमें हर्ष है कि डॉक्टर की नजर में मरीज नहीं, मरीज का पर्स है। और मरीज की नजर में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के साथ खड़ी खूबसूरत नर्स है। हमें हर्ष है। जब ससुराल की बात छेड़ दी इन्होंने तो एक अंश इन्होंने सुना दिया जी। क्या क्या पराक्रम कर सकती है पत्नी जी। विदा समय में माँ की बहुत लाडली बेटी फूट फूट रोती थी ऐसे, मरघट को जाती हो जैसे। अच्छा। तो दुखी बाप ने गले लगाकर कहा उसे बहुत समझाकर,
तो बेटी बोली, दुख दर्द सब सह जाऊंगी, पर मेरे बापू ये माँ के बिन ना रह पाऊंगी, माँ के बिन ना रह पाऊंगी। तो बापू बोला, बेटी तू अब जाते जाते इतना सुख मुझको भी दे जा, पति घर अपने साथ साथ ही अपनी इस माँ को भी ले जा। शैलेश जी के विवाह को 20 वर्ष हो चुके हैं। रोज पिटते हैं, ऊपर से हास्य रस की कविता सुनाते हैं, वाह वाह क्या बात है, ऐसा कोई कार्यक्रम करवाते हैं। अजी ये तो हम हैं, इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं, अभी अभी पिट कर आए हैं और फिर पिटने जा रहे हैं। ये शैलेश जी अनुमति दें तो एक कविता सुनाना जी, चाहता एक वो कविता जो आपकी आतंकवादी वाली कविता है वो जरूर सुनाएं। आतंकवाद पे बहुत 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 आपने पढ़ा होगा और पूरा विश्व परेशान है। एक बहुत सामान्य हल जी हंसते हंसते मैंने बता दिया है। 2 छंद हास्य के हैं, एक करुणा का सुनने का प्रयास कीजिएगा। अरे मैंने कहा आतंकवाद, अरे आतंकवाद है तो फिर आतंकवादी से सीधे बात कर लेते हैं। अरे आतंकवादी, तू एक बार, बस एक बार कर ले शादी। तू एक बार अगर शादी के फंदे में झूल जाएगा तो बच्चों ये सारी अपनी अकड़ भूल जाएगा, अपनी अकड़ भूल जाएगा। वैसे भुक्तभोगियों ने विवाह के बाद पत्नी के चेहरे को लेकर जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। याद करके ही तबीयत घबराती है। कहा है कि विवाह के पहले वर्ष पत्नी चंद्रमुखी जी, दूसरे वर्ष सूरजमुखी और तीसरे वर्ष ज्वालामुखी नजर आती है। सुन सुनकर सिर चकराता है। विवाह के पहले वर्ष पति प्राणनाथ, दूसरे वर्ष नाथ और तीसरे वर्ष तो अनाथ ही हो जाता है। परंतु यही पत्नी कैसे रूप में उस आतंकवादी को परावर्तित कर सकती अपने मन के तेवर को, ये बात देखिए कैसे मैं उसमें पिरोने का प्रयास किया। और विश्वास मान, जब तेरी पत्नी के पेट में अंकुरित होगा तेरा अंश, तेरा वंश, तेरा बच्चा, तुझे लगेगा बहुत अच्छा। फिर बच्चे के जन्म की खुशी, प्रसव की अनवरत यातना के बाद पत्नी के चेहरे पर उभरी हल्की सी हंसी, ये सब तेरे जीवन के अंग हो जाएंगे। किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। क्या बात, किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। फिर तेरे कानों में गूंजेंगे तेरे बच्चे के मोहक मधुर बोल, बच्चे का तुतलाना और तुतला कर गाना, खिलौने कुछ छुंदल लाना, भालू अलबंदल लाना, हमसे नहीं बिछुल जाना, पापा जल्दी खिलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बता, जब तेरे कानों में गूंजेगी तेरे मासूम बच्चे की तुतलाती बोली, तो क्या तेरी बंदूक किसी के सीने में उतार पाएगी गोली? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। क्या बात है मधुप जी भाई, वाह आपने कमाल कर दिया। और जिस तरह की कविताएं सुनाई हास्य से, आप जो करुणा पे आए, बड़ा कमाल का था। और आपने ऐसी कुछ बातें सुनाई जो सिर्फ सुनी ही नहीं जाएंगी, सारे मुल्क में याद भी रखी जाएंगी। और ये आपका प्यार है कि आप ऐसी स्थिति में भी यहाँ तक आए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप इसके सिवाय करती भी क्या है? पूछिए पूछिए पूछिए। थैंक यू। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप विश्व भर में जाके कविताएं पढ़ते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, यहाँ पे हमारे वाह वाह क्या बात है के मंच पे कविताएं सुनते हैं जी, कभी आप कुछ मिस करते हैं? मैं बहुत मिस करता हूँ ऐसे कवियों को जिन्हें मैंने बचपन में देखा सुना, और दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन कवि कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसकी कविता हमेशा अमर होती है। तो आज मैं खुद को और आप सबको एक ऐसा खास मौका देने जा रहा हूं जिसमें हम एक ऐसे कवि की रचना सुनेंगे जो हिंदी हास्य कविता का सिरमौर था। एक ऐसे कवि जिनका नाम था श्री ओम प्रकाश आदित्य। और आज उनकी विशिष्ट कविता को पढ़ने के लिए हमारे पास एक विशिष्ट अभिनेता उपस्थित है, एक खास मेहमान, लापता गंज के मुकुंद लाल यानी कि दोहिता अश्वगौड़। पेशे से अभिनेता हूं, कवि नहीं, लेकिन शुरू से ही बहुत अच्छा श्रोता रहा। इसलिए अच्छी साहित्यिक रचनाओं को कैसे समझना है, कैसे आत्मसात करना है, ये खूबी बचपन से ही मेरे अंदर रही। क्या बात है। अब जो कविता सुनाने जा रहा हूं वो है ओम प्रकाश आदित्य साहब की दूल्हे की घोड़ी। कविता भी वही चुनी जो आपके पसंद की, रोहित अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो इन्होंने दूल्हे की घोड़ी ही चुनी भाई, क्या बात है। नया नया दूल्हा था और नई नई घोड़ी थी। बाजे द्रुडुलते थे, छत तब डुलते थे,
बाराती आपस में मिलते थे जुलते थे, हाँ। करते थे रंगरलियां, लोग सब मचलते थे, दूल्हे के संग संग दर्शक भी चलते थे। घोड़ी चौकन्नी थी, दाएं अख बाएं अख गर्दन हिलाती थी, मुड़ मुड़ के रुकती थी, रुक रुक के मुड़ती थी, आगे से उठती थी, पीछे से झुकती थी। युद्धों के योग्य थी, शादी में द्रव थी, वकीलों के तर्कों से ज्यादा सतर्क थी। बेचारा दूल्हा भी घोड़ी की गतिविधियां देखकर काफी चौकन्ना था। उसका इस यात्रा में दुल्हन से ज्यादा इस घोड़ी पर ध्यान था। गर्दन पर आंखें थी, टांपों पर कान था, मन था उतरने का, कह नहीं सकता था। अपनी दुर्बलता औरों के सामने सह नहीं सकता था, तभी किसी ने पीछे से निकम में गोले सा फोड़ दिया। सुनकर पटाखे को, भीषण धमाके को, चौकन्नी घोड़ी का धीरे जी छूट गया। गर्दन को लटकावे, पांव को चटकावे, सरपट यूं दौड़ चली, बाराती छैलों को, राहों को, बैलों को पीछे ही छोड़ चली। बेचारा दूल्हा भी चटपट से, कंधों के बालों से, लंबे अयालों से कसकर लिपट गया। काठी तो गिर पड़ी, बेचारा पीठ से चिपट गया। बाराती भीड़ में, भगदड़ में, कोलाहल में तितर बितर हो गए। घोड़ी चढ़े दूल्हे को देखने सड़कों में, गलियों में, चौराहों में इधर उधर खो गए। कईयों ने देखा भी घोड़ी चढ़े दूल्हे को, आवाजें दी कितनी, रुक जाओ रुक जाओ। पर दूल्हा क्या कहे, वो घोड़ी थोड़ी था जो सुन के रुक जाता। घोड़ी चलचित्र सी, कुल के कुपात्र सी, आवारा छात्र सी, मन की उमंग सी, उछल तरंग सी, सरपट यूं दौड़ी थी, लगता था कि जग में घोड़ी ही घोड़ी थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बेचारा दूल्हा भी दुल्हन के सजे हुए द्वार से लगभग 2 कदम की दूरी से होकर निकल गया, पर नहीं उतर सका। स्त्रियां बोल उठी, वर्जी उतर पड़ो, पर वर्जी बेबस थे। क्या करते, उतरते तो गिरते, फिर चढ़े नहीं रहते तो और क्या करते। दूल्हा ये सोचे था रुक जाए तो उतरूं, और घोड़ी ये सोचे थी ये उतरे तो रुकूं। वर को घोड़ी का डर, घोड़ी को वर का डर, डर को डर पकड़े था, ये उसको जकड़े थी, वो उसको जकड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कविताएं लिखना एक कठिन काम है, लेकिन उसे सुनाना कहीं ज्यादा कठिन है। और आपने जिस सरलता से, जिस सहजता से इस कविता को सुनाया है, कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि ये किसी और की कविता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने उस कविता से मेरी बहुत सारी यादों को ताजा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रोहिताश्व गौड़, थैंक यू सो मच। रोहिताश्व जी ने कितनी बेहतरीन तरीके से कविता पढ़ी। बेशक। क्या आज भी ऐसे कविताएं लिखी जाती है? देखिए, कविताएं ऐसी लिखी जाती है या नहीं, ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कविताएं लिखी जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम हैं जो न जाने कहां कहां, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में है, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। और आज एक बेहद छोटे से गांव मध्य प्रदेश में बेटमा से हमारे बीच में एक ऐसा कवि आता है जिसमें भरपूर संभावना है। वो आज छुपा रुस्तम जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर कल वो एक बड़ा नाम होगा। संजय खत्री, बेटमा से। खाली है हर गिलास, कोई भरा नहीं, और शुक्र है मुझे देखकर कोई डरा नहीं। भाई साहब, जनरली इंसान चेहरे और नाम से पहचाने जाते हैं जी। मैं विश्व में पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता है। क्योंकि अंधेरे में केवल यही चमकते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करता हूं कि एक बार बिना कुछ लिखे हम मंच पर जाकर चीखे कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, इन घूसखोरों को धूल चटा दूंगा, मैं करूंगा सही और गलत में पूरी ईमानदारी से भेद, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नहीं कर दूं इस काले धन को सफेद। अच्छा, बहुत अच्छे। तभी पब्लिक में से एक खड़ा होकर बोला, भाई साहब रुकावट के लिए खेद, आपके कथन में ये भेद, इस काले धन का जो करना हो करना बाद में, पहले अपने आप को कर लो सफेद। बहुत अच्छे संजय। मंच से काफी बड़े बड़े कवि बैठे हैं, मेरा सौभाग्य कि इस मंच पर आके इनके सामने कविता पाठ कर रहा हूं। तो कई प्रकार की बातें हुई मंच से, नेताओं के बारे में भी हुई।
आपकी नाग पंचमी पर जब दिखाई नहीं दिए नाग और सपेरे, तभी घर पर आए एक पड़ोसी मित्र मेरे। मैंने कहा क्या हाल है? वो बोले कि नाग पंचमी के पावन पर्व पर लगता है नागों का पड़ गया अकाल है। अब आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, हमारे अच्छे पड़ोसी होने का सच्चा परिचय दीजिए। नाग तो हमें मिले नहीं, इस बार आप ही दूध पी लीजिए। मैंने कहा यही फार्मूला तो मैं सुबह से आजमा रहा था, और जब सफलता नहीं मिली तो हार कर आपके घर आ रहा था। हमारी सारी बात हमारे पड़ोस में रहने वाला हमारा एक नेता मित्र सुन रहा था, जो कई दिनों से चुनाव के सतरंगी सपने बुन रहा था। उसने अपने घर का दरवाजा तत्काल खोला। हम कुछ बोले उससे पहले ही वो बोला कि मुझे बहुत दुख है कि आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे के दुख में शामिल नहीं है, और मुझे लगता है कि आप दोनों इस दूध के काबिल नहीं है। अब तक आपकी हर समस्या का समाधान हम ही ने किए हैं, और सब जानते हैं कि हम तो आपकी सेवा के लिए ही जिए हैं। आपकी इस समस्या का समाधान भी हम ही करेंगे, और आप घबराइए मत, आपके नाग देवता का दूध हम पिएंगे। अच्छा, मैं समझ गया नेताजी का दूध के प्रति लगाव। दरअसल आने वाले हैं कुछ दिनों बाद चुनाव। क्या बात है। मैं भी मौका नहीं चुका, और नेताजी इससे आगे कुछ न बोले, इसलिए एक पल भी नहीं रुका और दूध से भरा हुआ प्याला नेताजी की ओर बढ़ाया। किंतु नेताजी ने जैसे ही दूध पीने के लिए प्याला मुंह से लगाया, दूध अपनी पवित्रता खोने से पीछे हट गया, क्योंकि नेताजी के छूने के पहले ही दूध फट गया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नेताजी के छूने के पहले ही दूध फट गया। हमने कहा नेताजी ये तो सब आपकी राजनीतिक शतरंज के चुनावी पासे हैं, और आप दूध के नहीं इस देश की जनता के खून के प्यासे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। मंच से ससुराल के बारे में भी बात की गई। मेरे जन्म ने नई नई समस्याओं को जन्म दिया भाई साहब। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। मेरे जन्म के तत्काल बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान, तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहले। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया है स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने, और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट धरा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास, तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो? मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई, और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी, न चीखी, न चिल्लाई। अच्छा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा, और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूं बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानता है। अच्छा। हम दोनों जग से निराले हैं, फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, मन के काले हैं। वाह वाह। और तमाम बातें करने के बाद अपनी काव्य यात्रा यहाँ से खत्म करना चाहूंगा कि गरीब के मुंह से छिनते निवाले देखे हैं, हमने रोटी सेकती हुई माँ के हाथों में चाले देखे हैं, और हम तो सिर्फ तन के काले हैं मित्र मेरे, हमने तन के उजले लोगों के मन बहुत काले देखे। क्या बात है, वाह वाह वाह। संजय खत्री जो आज छुपे रुस्तम के रूप में हमारे बीच में आए, बेटमा नाम के एक छोटे से गांव से, लेकिन छोटे से गांव में भी प्रतिभा हो सकती है, और हमें बड़ी खुशी है संजय खत्री इस मंच पे हम आपको एक ऐसा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, आपको एक ऐसा प्रतीक चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं जिसे लेके आप और अच्छी कविताएं गढ़ें, आगे बढ़ें, यहां से लेके वहां तक की यात्रा के लिए एक बार हम आपका सम्मान करेंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। अब सबके साथ है। जब कोई नई प्रतिभा आगे बढ़ती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जब नई प्रतिभा किसी छोटी जगह से आती है तो ज़्यादा खुशी होती है। इस देश के हर गांव, हर शहर, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में बसने वाले हर छुपे रुस्तम को हम करते हैं प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम।
फिर से आपका उसी महफिल पे जहां पे हंसी खुशी और कविताएं हैं और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। भाई जो हमारे सामने तो कवि बैठे हैं, ये कवि तो कमाल के हैं, इनके जीवन में एक और कमाल की बात है। इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी शादी में एक भी पैसा दहेज में नहीं लिया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ इस बात के लिए। पूरी बात सुन लो, फिर 2 बार चाहे तो सैल्यूट कर लेना। अच्छा। इन्होंने अपनी शादी के वक्त दहेज इसलिए नहीं लिया था क्योंकि शादी के टाइम कहा था कि मैं एक भी पैसा दहेज नहीं लूंगा, बस सारी जिंदगी मेरी कविताएं सुनते रहना। आज तक इनके ससुराल वाले बहुत पछताते हैं। विद इंटरेस्ट कई बार दहेज ऑफर कर चुके हैं और ये है कि मानती नहीं। क्या बात है, आप इंप्रेस हुई ना इनसे? यस। भाई इनकी कविताओं से भी इंप्रेस हुई, इनसे भी इंप्रेस हुई, लेकिन अब उनसे इंप्रेस होंगी जो वहां है। हाँ देखिए जरा। जा रहे मिस कॉल, उन्हें याद दिलाना है, लौटते समय सब्जी और राशन लाना। कोई उनको दे दे जरूर ये पैगाम, अब न बढ़ाएं सिलेंडरों के दाम। हम तो रात को जागते हैं, सुबह को सोते हैं, इसलिए हमारे सारे काम उल्टे होते हैं। ये शेर सुनाने वाले तुझे क्या इनाम दूं, ये शेर सुनाने वाले तुझे क्या इनाम दूं, क्या हाथ में थैंक यू कार्ड और मुंह में बनारसी बांध दूं। तो भाई ये है हमारे आम आदमी जिनकी कविताएं उनके दिलों में बिल्कुल सहज रूप में पलती है, जैसा सोचते हैं वैसा कहते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं जो पिछले कई वर्षों से जैसा दिख रहा है वो वैसा ही लिख रहे हैं। 40 साल से जिनकी कविता एक अखबार में लगातार छप रही है और देश की जनता का प्यार वो पा रहे हैं और उन्हें अपनी कविताओं का प्यार दे रहे हैं। वाह वाह क्या बात है। गौरवान्वित है कि आज हम इस मंच पे श्री मधुप पांडे का स्वागत करना चाहते हैं। आइए हम मिलकर अभिनंदन करें श्री मधुप पांडे। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। क्या बात है, क्या बात है। और हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं। और मधुप जी के जीवन में भी उनकी पत्नी मधुलिका भाभी उनका हमेशा साथ रहा, सहयोग रहा और आज भी वो उनके साथ है। मधुलिका भाभी कितने वर्ष हुए आपके विवाह को? 50 के आसपास हो ही रहे। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा क्षण जो आपको याद आता हो? जैसे काका हाथरसी पुरस्कार मधुप जी को मिल रहा था जी, तो हमारे उसी दिन समारोह के दिन हमारे शादी को 25 साल हो गए थे। अच्छा, आपकी सिल्वर जुबली थी? जी, सिल्वर जुबली थी जी। तो काका जी ने मुझे आवाज दे के मंच पर बुलाया और कहा कि मधुप जी को ये सम्मान जो मिला है उसके पीछे निश्चित ही हमारी बहू का ही हाथ है, तो मैं चाहूँगा कि सबके सामने मधुप जी इनके चरण छुए और उसके बाद ही ये पुरस्कार ग्रहण करें। अरे फिर क्या हुआ? तो वैसा ही काका जी की आज्ञा का पालन किया मधुप जी ने और झट से हमारे चरण छू लिए। क्या बात कर रही हैं? तो मधुप जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, बुरा मत मानना। काका जी तो आपसे बड़े थे, आपने उनकी आज्ञा का पालन किया, छोटों की बात भी मानते हैं क्या? क्योंकि सम्मान तो आज भी हुआ है। क्या बोलते हैं मधुप जी, हो जाए? क्या बोलते हैं? मैं चाहूंगी कि आज मैं इनके चरण। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अंत है किसी शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि कष्टों में मुस्काना सीख, गुस्सा जरा दबाना सीख, तूफानों से क्या डरना, आगे कदम बढ़ाना सीख। तो हम इसी तरह से आगे कदम बढ़ाते रहेंगे आपको ठीक रात, शनिवार की रात 10 बजे और रविवार की रात को भी 10 बजे ऐसे ही कविताएं सुनाते रहेंगे और कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है।